राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीसी मोटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, तो आप लोगों के क्वेश्चन कैसे लगे? इसमें कुछ लोगों ने तो कमेंट किया है, बाकी लोग कमेंट्स भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को पहले नोट करके सेलेक्ट किया जाता है, इसके बाद में वीडियो बना के अपलोड किया जाता है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। और ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनमें ज़्यादातर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन होती है, उस क्वेश्चन को खास करके हम करा रहे हैं, जिससे आप लोगों के कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो हमें इसमें अच्छा लगता है, और वीडियो और हमें बनाने में मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो आप लोगों के बनाएं और मेहनत करें आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इतना तो बनता ही है कि आप लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो देखते हैं, आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर है ये 21। जब रोटर, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, जब रोटर स्थिर होता है तो बैक EMF, यानी जब रोटर स्थिर होता है तो बैक EMF कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन दे रहा है 100% होता है, 50% होता है, 0% होता है, 81% होता है। यानी जब रोटर हमारा घूम ना रहा हो, स्थिर हो, तो उसमें किसी तरह का कोई भी बैक EMF यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। जब वो घूमता है रोटर तो ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? C यानी 0%। इसका आंसर से हो जाएगा 0%। नेक्स्ट है, डीसी मोटर में EB मतलब बैक EMF तथा वोल्टेज में संबंध है। डीसी मोटर में EB बैक EMF और वोल्टेज में क्या संबंध होता है? ये मोटर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या संबंध होता है? तो इसमें ऑप्शन दे रहा है, पहला EB बराबर V माइनस IA इंटू RA, दूसरा दे रहा है 2πfp 60A, C दे रहा है 5ZNP अपान 120A, 5Z 2NP अपान 60A। तो इनमें ये तीनों ही ऑप्शन सही नहीं है। EB बराबर V माइनस IA इंटू RA होता है। EB बराबर V माइनस IA इंटू RA होता है। ये होता है डीसी मोटर में बैक EMF और वोल्टेज के बीच में संबंध। नेक्स्ट है 23 नंबर है, विद्युत धारा मशीन में प्रतिकारी कुंडलन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो विद्युत धारा मशीन में प्रतिकारी कुंडलन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? विद्युत धारा मशीन में प्रतिकारी कुंडलन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहली बात तो आती है, प्रतिकारी कुंडलन क्या है? प्रतिकारी कुंडलन, अगर ये बात समझ में आ जाए तो आगे आंसर समझने की। प्रतिकारी कुंडलन का मतलब होता है कंपनसेटेड वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करेगी? मुख्य फ्लक्स को कम करने का, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना, आर्मेचर फ्लक्स में वृद्धि करना, मशीन में कुंडलन की खराबी के समय उपयोग करना। तो इसमें क्या काम करेगी? आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करेगी। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या कम करती है? आर्मेचर रिएक्शन को कम कर देती है। तो इसे कहते हैं प्रतिकारी कुंडलन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, पुनः जनितकारी परीक्षण का नाम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुनः जनितकारी परीक्षण का नाम होता है, पहला ऑप्शन है शून्य वर्ण परीक्षण, ब्रेक परीक्षण, मुरे लूप परीक्षण या मरे लूप परीक्षण कहते हैं इसे, हॉपकिंसन परीक्षण। ये 4 तरह के ऑप्शन दे रहा है। पुनः जनित परीक्षण का नाम होता है, पुनः जनित परीक्षण को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन है। तो ये जब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेता है तो हमें उसमें डाउट होता है। तो ये डीसी मोटर में किया जाता है, जो हम फुल लोड में करते हैं, हॉपकिंसन परीक्षण। ये डीसी मोटर में फुल लोड में परीक्षण किया जाता है, हॉपकिंसन। इसी को कहा जाता है पुनः जनितकारी परीक्षण। पुनः जनितकारी परीक्षण हॉपकिंसन को कहा जाता है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा इसका? D। नेक्स्ट है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर की ऊर्जा
रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर की ऊर्जा। ऑप्शन है आर्मेचर को गर्म करने में व्यय हो जाती है, क्षय हो जाती है। दूसरा है वाइंडिंग हानियों में क्षय हो जाती है। तीसरा सप्लाई मेंस में वापस चली जाती है। इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रहा है। पहले तो रीजनरेटिव एक ब्रेकिंग होती है। इस ब्रेकिंग में क्या होता है, जो ब्रेक लगाने पर जनरेट होता है, जो ईएमएफ है वो जनरेट होता है, इसे कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ब्रेक लगाने पर सप्लाई जनरेट होती है, तो ये कहाँ चली जाती है, सप्लाई मेंस में ही वापस चली जाती है। तो इसका क्या यूज किया जाता है, सप्लाई मेंस में वापस चली गई, बैटरी चार्जिंग भी की जा सकती है, लाइट जलाने के लिए भी किया जा सकता है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर की जो ऊर्जा होती है सप्लाई मेंस यानी जहाँ से सप्लाई सोर्स होता है उसी में वापस चली जाती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सप्लाई मेंस में वापस चली जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है। तो पंचिंग मशीन में किसका यूज किया जाता है, ये आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर का, डीसी शंट मोटर का, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, और डीसी कह रहा है, चौथा ऑप्शन डी दे रहा है डीसी अवकल मोटर। अब फिर से यहाँ कन्फ्यूजन हुआ, ये अवकल मोटर क्या होती है। अवकल मोटर तो कुछ नया शब्द लग रहा है, अवकल। तो हम लोगों ने डिफरेंशियल मोटर पढ़ी है, डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल मोटर को ही अवकल मोटर कहा जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है, डीसी सीरीज है, डीसी शंट है, कम्युलेटिव कंपाउंड है, डिफरेंशियल कंपाउंड है। तो जो हम मोटर में पंचिंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं वो कम्युलेटिव कंपाउंड होती है, यानी इसका आंसर सी सही हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर दिख रहा है। 27 नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर की प्रतिक्रिया और संतृप्ति नकारते हुए, संतृप्ति होती है सेचुरेशन, संतृप्ति नकारते होता है उसको ना मानते हुए, डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टार्क अभिलक्षण की आकृति क्या होती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया को हम माने कि आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रही है और वो सेचुरेटेड नहीं है, इस चीज़ को हम ना माने। नकारते हुए का मतलब होता है ना मानना, कि हम आर्मेचर रिएक्शन यानी हम उस चीज़ को ना माने, ये है इसका कहना। आर्मेचर की प्रतिक्रिया संतृप्ति को नकारते हुए डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टार्क अभिलक्षण की आकृति क्या होगी। तो जो डीसी सीरीज मोटर का टार्क अभिलक्षण होता है ये उसकी बात कर रहा है। तो ये होता है अतिपरवलय। ये जो टार्क का अभिलक्षण होता है क्या होता है, अतिपरवलय। अतिपरवलय, अतिपरवलय ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। अतिपरवलय है, गोलाकार है और सीधी रेखा है और लंब गोलाकार है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, अतिपरवलय। आंसर क्लियर दिख रहा है, अतिपरवलय। नेक्स्ट है हमारा 5 HP, क्वेश्चन 28 है, 5 HP 230 वोल्ट, 5 HP 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है और स्टार्टर के बिना धारा होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। इसमें HP दिया गया है और क्या क्या दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है और रेजिस्टेंस दिया गया है। तो इसमें ये बात आती है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसमें एक चीज़ समझ लो, सीधे सीधे हमें HP से इसमें कोई मतलब नहीं है, HP से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है IA बराबर V माइनस EB/RA। ये फार्मूला सबको याद है, सबने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर V जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 230 वोल्ट और EB 0 है। देखेंगे इसमें लिखा गया है डीसी शंट मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध स्टार्टर के बिना अगर हम स्टार्टर के बिना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के समय जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस समय क्या रहेगी, 0। EB क्या रहेगी, 0। अब जब EB 0 रहेगा, एक बार ध्यान से समझ लो, 5 HP 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 है, स्टार्टर के बिना धारा होगी। अगर हम स्टार्टर ना लगाएं तो करंट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि डीसी मोटर को विदाउट स्टार्टर स्टार्ट नहीं करते, नहीं वो बर्न हो जाएगी, जल जाती है। क्यों, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और स्टार्टिंग में बैक EMF का मान 0 होता है। ऐसा हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ बैक EMF 0 है स्टार्टिंग के समय,
क्योंकि स्टार्ट जब करेंगे उस कंडीशन में 0 होगा बैक ईएमएफ, और रेजिस्टेंस का मान बहुत कम है, इसमें दिया गया है 0.2, यानी 0.2 दिया गया है। तो इसका करेंगे 230 0.2। तो जब इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1150 एम्पियर। 230.2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 1150 एम्पियर। 1150 एम्पियर आंसर आएगा। आंसर मिल गया इसका बी, 1150 एम्पियर। 1150। नेक्स्ट है 29। डीसी मोटर स्टार्ट करते समय बाह्य प्रतिरोध कनेक्ट करने का सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। डीसी मोटर जब स्टार्ट करते हैं तो एक बाहरी रेजिस्टेंस लगाते हैं। अभी ऊपर वाला जो स्टार्टर पड़ा, स्टार्टर नहीं लगाए तो बहुत ज़्यादा करंट होगी, मोटर जल जाएगी, तो उसमें एक स्टार्टर लगाते हैं और उसमें एक रेजिस्टेंस को आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है, डीसी मोटर स्टार्ट करते समय जो बाह्य प्रतिरोध है, यानी जो बाहरी रेजिस्टेंस है, कनेक्ट करने का सबसे अधिक उपयुक्त स्थान पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रहा है क्षेत्र परिपथ में, फील्ड सर्किट में लगा दें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आर्मेचर के सीरीज में लगा दें, और तीसरा कह रहा है सप्लाई परिपथ में लगा दें, और चौथा कह रहा है आर्मेचर के पैरेलल में लगा दें। तो हमने कहाँ लगाया जाता है? आर्मेचर के सीरीज में। आंसर क्या सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है हमारा, एक डीसी मोटर 3 एम्पियर भार धारा पर, एक डीसी मोटर 3 एम्पियर भार धारा पर 20 न्यूटन मीटर टार्क विकसित करती है। तो यदि धारा 6 एम्पियर हो तो आघूर्ण कितना होगा? ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, एक शंट मोटर के लिए और एक डीसी सीरीज मोटर के लिए। क्योंकि हम फार्मूला पढ़ते हैं, सीरीज मोटर का जो फार्मूला होता है वो टी डायगली प्रोपोर्शनल होता है IA²। इसको दुगुना कर दिया जाए तो 4 गुना हो जाता है, लेकिन शंट के लिए होता है टी डायगली प्रोपोर्शनल IA। ये दुगुना कर दिया जाए तो दुगुना हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में अगर हम कहें कि सीरीज मोटर है तो 4 गुना हो जाएगा, और अगर ये शंट मोटर है तो 2 गुना हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि दोनों आंसर एक साथ होते हैं, और यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि शंट है कि सीरीज है, तो कैसे पहचानेंगे कौन सी मोटर होगी? तो जब ये कंफर्म नहीं होता है कि सीरीज है शंट, तो ज़्यादातर मोटर मानी जाती है शंट, सीरीज मान के आंसर नहीं दिया जाता है। हालांकि इसमें एक ही आंसर है जो शंट का है, सीरीज का है ही नहीं, लेकिन ऐसा भी कई बार हो सकता है कि दोनों ऑप्शन एक साथ हों, तो उस कंडीशन में शंट का पहला आंसर लगाना होता है। तो इसमें देख लें, डीसी मोटर 3 एम्पियर भार धारा पर 20 न्यूटन मीटर टार्क विकसित करती है। यदि धारा 6 एम्पियर हो जाए तो आघूर्ण क्या होगा, टार्क क्या होगा? तो पहले धारा 3 एम्पियर थी, अब धारा हो गई 6 एम्पियर। तो टी डायगली प्रोपोर्शनल IA, अभी हमने फार्मूला लिखा, टी डायगली प्रोपोर्शनल IA, करंट दुगनी तो टार्क दुगना। तो टार्क पहला कितना था? 20 न्यूटन मीटर, अब कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन मीटर। अब कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि शंट मोटर मान के अगर हम कहें कि सीरीज मानते हैं तो इसमें कितना होना चाहिए? तो अगर करंट दुगनी हो रहा है तो टार्क कितना हो जाना चाहिए? 4 गुना हो जाना चाहिए। अगर ये सीरीज मोटर होती तो 4 गुना हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। यदि डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर में धारा 5% कम कर दी जाए तब टार्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तब टार्क क्या होगा? डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर में धारा 5% कम कर दी जाए तो टार्क, अभी देखेंगे यहाँ पर फार्मूला लिखा था सीरीज के लिए, क्या होता है? टार्क डायगली प्रोपोर्शनल करंट के वर्ग में होता है, टी डायगली प्रोपोर्शनल IA²। तो यहाँ पर टार्क 5% करंट कम कर दी जाए तो ऑप्शन पहला कह रहा है पहले की तुलना में 125% हो जाएगी, ये तो बढ़ रहा है, और यहाँ धारा कम हो रही, तो ये तो संभव ही नहीं है। दूसरा कह रहा है पहले की तुलना में 50% हो जाए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पहले की तुलना में 25% हो जाए, और चौथा कह रहा है पहले की तुलना में 9.75% हो जाए। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को गलती होती है कि बोले स्क्वायर में घटता है, तो बोले 5% घट रही है करंट, तो टार्क कितना घट जाएगा? 25%। ज़्यादातर मोस्टली लोग इसका आंसर लगा देते हैं सी, कि कहेंगे कि धारा 5% घट रही है तो टार्क स्क्वायर में घटता है तो 25% हो जाएगा। नहीं, ये इस परसेंटेज में दिया गया है,
5% किस में दिया गया, परसेंटेज में, ये ध्यान देंगे। तो इसका आंसर सी नहीं सही होगा, इसका डी सही होगा। अब कुछ लोगों को लगेगा ये डी कैसे सही होगा, तो इसको देख लो डी कैसे सही होगा। अगर हम बात करें तो डी कैसे सही होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा समझ लो कैसे सही होगा। मान लिया जाए किसी मोटर में एक टार्क का फार्मूला होता है टी डायगोनली प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर, सीधे सीधे बात कर लें, पूरा फार्मूला हम नोट करें। और हमने कि मोटर की करंट मान ली 10 एम्पियर, कितनी मान ली, 10 एम्पियर करंट है किसी मोटर में, तो टार्क कितना हो जाएगा, हम केवल इतना ही मान के चलते हैं, बाकी चीज़ें कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 10 का स्क्वायर, तो टार्क हो जाएगा 10 × 10 यानी 100 न्यूटन मीटर। ये टार्क आएगा जब हमारी करंट कितनी है, 10 एम्पियर है। अब कह रहा है करंट में 5% की कमी कर दी जाए, तो 10 एम्पियर का 5% कितना होता है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो करंट बचेगी कितनी, 9.5 एम्पियर ये बचेगी, क्योंकि 5% क्या मिली है, 5% की कमी हो गई है। तो 10 एम्पियर का 5%, अभी तुम 10 मान लो, 2 मान लो, ये एम्पियर कोई हमने एक वैल्यू मान ली है, 10 एम्पियर दिया नहीं गया है, तुम 50 एम्पियर मान सकते हो, 100 एम्पियर, उसमें से 5% कम कर लेना। तो हमने 10 एम्पियर मानते हुए पहले एक टार्क निकाला 100 न्यूटन मीटर, अब 5% की कमी कर दी, 9.5 एम्पियर हो गई। अब हम इससे टार्क निकालेंगे तो टी बराबर, तरीका वही रहेगा, 9.5 × 9.5। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 9.5 × 9.5 को हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 90.25 न्यूटन मीटर, ये टार्क मिला। अब देखेंगे पहले टार्क कितना था, 100 न्यूटन मीटर, अब कितना हो गया, 90.25। तो ये कमी कितनी हुई है, तो इसमें ये इससे 100 से कितना कम है, 9.75 न्यूटन मीटर कम है, 9.75 न्यूटन मीटर कम है। और इसको अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये 100 वैल्यू थी तो 100% है, तो ये परसेंटेज में कितनी हो जाएगी, 9.75% भी हो जाएगी यही। तो आंसर इसमें देखेंगे कौन सा सही, इसका आंसर क्या आया है, 9.75%। इसमें देखेंगे ऑप्शन डी दे रहा है, पहले की तुलना में 9.75% कम हो जाएगी। बात समझ गए, 9.75% कम हो जाएगी। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। इसी में एक और ये बात समझ लो, पीछे एक एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था सेम, जिसमें से ये आंसर नहीं दिया गया था, 9.75% नहीं दिया गया था। वहाँ पर जितने भी आंसर थे वो 150% था, 125, 50 और 25%। अब वहाँ पर कोई ऑप्शन ना होने की वजह से 25% आंसर एक बार सही किया जा चुका है, लेकिन वहाँ पर ऐसे कोई ऑप्शन नहीं थे, वो गलत था, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं थे, इसलिए 25% उसको सही किया गया था। लेकिन ये ध्यान रखेंगे वो बात सही नहीं है, ये सही है, यहाँ पर 5% कमी हो रही है, इसलिए ये आंसर डी सही हो जाएगा। गलती से हम लोग क्या लगा बसते हैं, 25%। तो उम्मीद करते हैं आपको भी क्वेश्चन देख के डाउट हुआ होगा और 25% ही आंसर लगाते। अगला क्वेश्चन है 32, डीसी मोटर की सप्लाई सिरे बदलने से, डीसी मोटर के अगर सप्लाई सिरे बदले जाएं तो डीसी मोटर के सप्लाई सिरे बदलने से देखेंगे, डीसी मोटर के सप्लाई सिरे बदलने से, तो डीसी मोटर का सप्लाई सिरे बदल दें तो क्या ऑप्शन कह रहा है, मोटर की दिशा बदल जाती है। पहला ऑप्शन कह रहा है मोटर की दिशा बदल जाती है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मोटर की स्पीड अधिक हो जाती है, तीसरा कह रहा है मोटर रुक जाती है और चौथा मोटर की धारा बढ़ जाती है। तो इसमें एक आंसर होना चाहिए था क्या, जो है नहीं, क्या कि मोटर की दिशा में कोई बदलाव नहीं होता है, मोटर के सप्लाई सिरे बदलने से मोटर की दिशा में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन ये तो बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं है जो इसका आंसर होना चाहिए कि मोटर के सप्लाई सिरे बदलने, क्योंकि मोटर की घूमने की दिशा कब बदलती है, जब हम आर्मेचर या फील्ड में किसी एक के टर्मिनल बदल देते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होता है, सप्लाई सिरे बदलने से मोटर घूमने की दिशा में कोई चेंज नहीं आता, ये होना चाहिए, ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन है डीसी मोटर की सप्लाई सिरे बदलने से मोटर की दिशा बदल जाती है, मोटर की स्पीड अधिक हो जाती है, तो संभव नहीं, मोटर रुक जाती है भी, जो मोटर की धारा बढ़ जाती है भी नहीं। तो एक आंसर मिल रहा है मोटर की दिशा बदल जाती है, जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि सप्लाई बदलने से मोटर की दिशा नहीं बदलती। तो ध्यान देंगे वो होता है एक सामान्य मोटर के लिए। लेकिन अगर परमानेंट कैपेसिटर मोटर कही जाए, जिसमें जो फील्ड है वो परमानेंट है, उस कंडीशन, जैसे घरों पर छोटे डीसी फैन होते हैं बैटरी वाले, सीधे बैटरी से लगा के चलाते हैं 12 वोल्ट की, उनमें अगर बैटरी के सिरे बदल जाए, सप्लाई के सिरे बदल जाए, मोटर घूमने बदल जाती है। क्यों, क्योंकि फील्ड तो स्थायी है। अब जब सप्लाई बदलेंगे तो केवल एक के सिरे बदलेंगे, किसके, आर्मेचर के।
तो इसलिए यहाँ पर ये मोटर कौन सी मान ली जाएगी, परमानेंट मैग्नेट मोटर मान ली जाएगी। इसके फील्ड जो है परमानेंट है, इसलिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, सप्लाई बदलने पर भी मोटर घूमने की दिशा बदल जाएगी, यानी आंसर सही हो जाएगा ए। लेकिन अगर ये आंसर इसके साथ ये भी लगा होता, मोटर की दिशा बदल जाएगी, और एक ऑप्शन होता मोटर की दिशा वही रहेगी, बदलेगी नहीं, तो पहला आंसर हम मोटर की दिशा नहीं बदलेगी यही सही करते हैं, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट है 33, डीसी मोटर में गति की दिशा निम्न से बदली जा सकती है। डीसी मोटर में गति की दिशा निम्न में से बदली जा सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गति की दिशा किससे बदली जा सकती है? पहला कह रहा है आर्मेचर कंट्रोल से, बी कह रहा है सप्लाई कंट्रोल से, सप्लाई नियंत्रण से, सी कह रहा है फ्लक्स कंट्रोल से, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से सुनेंगे, डीसी मोटर में गति की दिशा निम्न से बदली जा सकती है, क्वेश्चन है। ऑप्शन है आर्मेचर नियंत्रण, सप्लाई नियंत्रण, फ्लक्स नियंत्रण, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हो सकता है? आर्मेचर कंट्रोल हो सकता है, सप्लाई कंट्रोल हो सकता है, फ्लक्स कंट्रोल हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता है? तो यहाँ पर कुछ लोग का रहेगा कि सप्लाई कंट्रोल लगा दो, फ्लक्स कंट्रोल भी हो सकता है, आर्मेचर कंट्रोल नहीं। ये गति नहीं पूछ रहा है, गति की दिशा पूछ रहा है, DOR पूछ रहा है। DOR इनमें से किसी से नहीं बदलती है, इनमें तो स्पीड केवल बदलती है, गति की दिशा नहीं बदलती। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है गति की दिशा बदलने के लिए या तो आर्मेचर के टर्मिनल बदले जाएं या तो फील्ड के टर्मिनल बदले जाएं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बड़े डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बड़े डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, DOL स्टार्टर AC में प्रयोग होते हैं। बड़े डीसी मोटर की, यहाँ डीसी मोटर की बात की, वो भी बड़े डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर उपयुक्त नहीं है। ये तो सबको पता है कि ये तो AC में यूज होता है, DC में तो होता नहीं, तो उपयुक्त नहीं है। क्योंकि अब आगे ऑप्शन दे रहा है, उन ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन दे रहा है सप्लाई मेन में उच्च वोल्टेज पाथ हो जाएगा। वोल्टेज पाथ या वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसे वोल्ट पाथ को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो सप्लाई मेन लाइन में उच्च वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। दूसरा कह रहा है मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तीसरा टार्क कम हो जाएगा। और चौथा मोटर रनवे की स्थिति में आ जाएगी। बड़ा कन्फ्यूजन है इन ऑप्शनों में, कौन सा ऑप्शन सही होगा अगर हम DOL स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर DOL स्टार्टर से स्टार्ट कर दी जाए बड़ी डीसी मोटर तो मोटर जल जाएगी। पहला आंसर होना चाहिए मोटर बर्न हो जाएगी। ऑप्शन तो इसमें है नहीं। पहला कह रहा है सप्लाई मेन में उच्च वोल्टेज ड्रॉप होगा, मोटर स्टार्ट नहीं होगी, टार्क कम हो जाएगा और मोटर रनवे की स्थिति में चली जाएगी। रनवे का मतलब होता है जहां मोटर के लिए कोई विरोध ना हो, मोटर की गति बहुत अधिक हो जाए, उसे रनवे की स्थिति कहते हैं। तो इसमें आंसर पहला सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम डीसी मोटर स्टार्टर लगाते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस रहता है जो आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है। अब वो चीज़ यहाँ नहीं रहेगी तो मोटर बहुत ज़्यादा करंट लेने लगेगी और उस करंट से मोटर जल जाती है। लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो अब उस करंट से क्या होगा, जब सप्लाई में बहुत ज़्यादा करंट होती है तो वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सप्लाई लाइन में जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, सप्लाई मेन में उच्च वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, डीसी मोटर की ओवरलोड अवस्था को, यदि डीसी मोटर की ओवरलोड अवस्था को बरकरार कर दिया जाए, बरकरार मतलब बनाए रखा जाए, बरकरार मतलब होता है बनाए रखा जाए। यदि डीसी मोटर की ओवरलोड अवस्था को बरकरार कर दिया जाए तो मोटर की दक्षता डेड हो जाएगी। बरकरार का मतलब है लगातार वही मोटर को ओवरलोड चलाया जाए। यदि डीसी मोटर ओवरलोड हो गई और उसको उसी अवस्था में बनाए रखा जाए, ये इसका मतलब बरकरार कर दिया जाए, तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? ये ऑप्शन है 50% से कम, 60 से 70%, 80 से 90%, 100%। तो एक डीसी मोटर की जो इफ़िशियंसी होती है वो होती है 80 से 90%। इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उच्च क्वालिटी वाली, सुपर क्वालिटी वाली जो मोटर होती है उसकी इफिशियंसी कितनी हो सकती है? तो 95% तक हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर क्या लगेगा? 60 से 70 लगा दें, 50% से कम। तो अगर मोटर को ओवरलोड चला रहे हैं और उसी अवस्था में बनाए रखें तो जो इफिशियंसी है वो 50% से भी कम हो जाएगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बनाएं और इसे अपने दोस्तों को शेयर करें
और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।